law of contract. The law relating to contracts in Pakistan is contained in the Contract Act 1872. पाकिस्तान में अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज जो क्रिएट हो रही हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ है वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इट अप्लाइज टू द होल ऑफ द पाकिस्तान. पूरे पाकिस्तान में ये जो है वो अप्लाई होता है. पाकिस्तान की हदूद के अंदर जितने भी इलाके हैं तमाम इलाकों के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है. इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. इट डील्स विद. ये कब वजूद में आया था? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वजूद में आया था. अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो 1872 में ये एक्ट जो है वो बना था और तब तो पाकिस्तान था नहीं. पाकिस्तान तो 1947 14 अगस्त में जो है वो वजूद में आया था, तो ये तो उससे पहले का लॉ है. तो बेटा आपको मैं अभी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में जो है वो ब्रिटिश रूलर्स जो है उन्होंने रूल किया है और ऑलमोस्ट सारी दुनिया पे जो जो लॉ है वो ब्रिटिश लॉ जो है वही यूज किया जा रहा है और हर कंट्री उसी लॉ को ऑलमोस्ट यूज कर रहा है. हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम लिटिल बिट जो अमेंडमेंट्स हैं जो वक्त की या मौके की मुनासबत के साथ या ज़रूरत के तहत जो अमेंडमेंट करनी पड़ रही हैं वो तमाम कंट्रीज अपने अपने तौर पे कर तो रहे हैं, लेकिन मोस्टली लॉ जो है वो वही जो अंग्रेज हमें बना के दे गया है सारी दुनिया को, वही ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान बनने से पहले जो अंग्रेज ने बर्रे सगीर के ऊपर, इंडो पाक के ऊपर जो हुक्मरानी की थी तो उस वक्त जो कवानीन वज़ा किए थे वही कवानीन अभी तक जो है वो यहाँ पे राइज है. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किन किन चीजों के साथ डील करता है? द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के जितनी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ डील करता है. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, इन तमाम चीजों को डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है जी. उसके बाद हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. कॉन्ट्रैक्ट, आज का जो टॉपिक था वो क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है. डिफरेंट जो ऑथर्स हैं, डिफरेंट जो राइटर्स हैं, डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट वेज में इसको डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को. पॉलक एक राइटर हैं, एक लीगल एक्सपर्ट है, वो क्या कहते हैं? एनी एग्रीमेंट और प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. कि हर वो एग्रीमेंट या प्रॉमिस जिसको हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं. एनी एग्रीमेंट और प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. हर वो मायदा या हर वो वादा जिसे हम लोग कानूनी तौर पर बाय लॉ पूरा करवा सकते हैं उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं. एंड नंबर 2, सैलमन. इस सैलमन्स क्या कहते हैं? A contract is an agreement creating and defining obligations between the parties. Contract क्या है? एक ऐसा मुआहदा है जो कि पार्टीज के दरमियान क्रिएट करता है क्या? Obligations. Creating and defining obligation between the parties. के दो मुख्तलिफ पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज हैं, जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उन पार्टीज के दरमियान जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती हैं, की जाती हैं, उन्हें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं. कि एक ऐसा मुआहदा जिसके नतीजे में मुख्तलिफ लोगों के आपस में कुछ हुकूक व फराइज का तयन हो जाता है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने भी डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट को. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. कि हर वो एग्रीमेंट जो बाय लॉ इन्फोर्सेबल है, हर वो एग्रीमेंट जिसे बाय लॉ इन्फोर्स किया जा सकता है उसे हम लोग नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट का. अब यहाँ पे दो चीजें, ये 3 डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने बेटा यहाँ पे पढ़ी हैं. इन तीनों डेफिनेशंस को अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें तो हमारे पास 2 चीजें सामने आती हैं. नंबर 1 तो एक तो एग्रीमेंट होगा और दूसरा उस एग्रीमेंट को अगर हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. मतलब कि एग्रीमेंट और
इन्फोर्सेबल। इन दोनों कंडीशंस का एट द सेम टाइम होना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए। अगर तो एग्रीमेंट है लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। और अगर इन्फोर्सेबल है और वो एग्रीमेंट नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी उसका होना जरूरी है। अब वन बाय वन इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है और इन्फोर्सेबिलिटी से क्या मुराद है। एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। प्रॉमिस कहते हैं वादे, कोई एक वादा या एक से ज्यादा वादे, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फॉर्मिंग के जिसके नतीजे में द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर से मुराद कि बेटा वो जो मुख्तलिफ लोग आपस में मायदा कर रहे हैं उन मुख्तलिफ लोगों के लिए उस वादे के बदले में कुछ ना कुछ आ रहा है या कुछ ना कुछ जा रहा है तो उसे हम लोग एग्रीमेंट का नाम देते हैं। यहां पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन से क्या मुराद है बेटा? देखें, हम जब किसी दूसरे पर्सन के साथ वादा करते हैं, मायदा करते हैं किसी काम के करने या किसी काम के ना करने के लिए, बदले में कुछ ना कुछ तो हम लोग डिमांड करते हैं ना कि भाई मेरी गाड़ी खरीद ले और मुझे 10 लाख दे दे, मेरा घर खरीद ले और मुझे 50 लाख दे दे। अब देखिए अगला बंदा कहता ठीक है जी मैं खरीद लेता हूं। अब यहां पे एक वादा हो रहा है घर को बेचने का, बदले में क्या आ रहा है? कीमत। और एक बंदा कीमत देने का वादा कर रहा है, उसके पास बदले में क्या आ रहा है? घर। तो बेटा प्रॉमिस के बदले में जो समथिंग गिवन एंड टेकन है, जो कुछ लिया या दिया जा रहा है, उसे हम लोग कंसिडरेशन का नाम देते हैं। या सादे लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि बेटा वो कीमत या वो चीज जिसके बदले में आप अपना वादा किसी को दे रहे हैं उसको हम लोग कंसिडरेशन का नाम देंगे। मैंने वादा किया कि मैं आपको अपना घर दे दूंगा, किस चीज के बदले में? 50 लाख के बदले में। तो वो 50 लाख मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन है। अब अगले बंदे ने, दूसरी पार्टी ने वादा किया कि मैं आपको 50 लाख दे दूंगा, किस चीज के बदले में? घर के बदले में। तो वो जो घर है वो उसके लिए क्या है? कंसिडरेशन है, ठीक है। तो फिर एग्रीमेंट क्या हुआ? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, कोई एक वादा या एक से ज्यादा, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, और उनके बदले में कंसिडरेशन हो। यहां से बात क्या निकली? यहां से हम बात फिर ये अखज करेंगे, ये चीज ड्राइव करेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन एक एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट होने के लिए एक प्रॉमिस और उस प्रॉमिस के बदले में कंसिडरेशन का होना जरूरी है दोनों पार्टीज के लिए। दोनों फरीकैन जो आपस में वादा कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट का होना जरूरी है। It means every promise is an agreement if it forms a consideration for both parties. If a promise forms no consideration for both parties, it cannot become an agreement. अगर प्रॉमिस के बदले में कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, मैं अपना घर तुम्हें दे दूंगा, भाई क्यों दे दूंगा? तोहफे में दे दूंगा, तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ भाई? इसको तो हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते ना। अब यहां से जो डेफिनेशन हमने पढ़ी एग्रीमेंट की, यहां पे दो बातें निकल आई। एक तो आ गया प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या है? व्हेन द पर्सन, जब वो शख्स, टू हुम, जिसको, द प्रपोजल इज मेड, कोई पेशकश की जाती है, कि जब किसी शख्स को कोई पेशकश की जाती है, सिग्निफाइज इजहार कर देता है, हिज एसेंट, अपनी रजामंदी का। एसेंट कहते हैं रजामंदी।
कि जब किसी शख्स को कोई पेशकश की जाए और वो अपनी रजामंदी का इजहार कर दे देयर टू उस पेशकश के बारे में, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो हम कहते हैं प्रपोजल क्या हुआ है, वो एक्सेप्ट हो गया है, उस पेशकश को कबूल कर लिया गया है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, तो जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उसे हम लोग नाम देते हैं प्रॉमिस का। अब ये प्रपोजल क्या है, हमने ये तो कह दिया कि जब एक प्रपोजल, एक पेशकश जब कबूल कर ली जाए तो वो प्रॉमिस बन जाती है, लेकिन ये प्रपोजल क्या है, प्रपोजल व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक शख्स इजहार करता है दूसरे पर्सन के सामने हिज विलिंगनेस, अपनी मर्जी का, जब एक शख्स दूसरे पर्सन के सामने, एक शख्स दूसरे शख्स के लिए अपनी मर्जी का इजहार करता है टू डू, कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या किसी काम के ना करने के लिए। एक शख्स दूसरे शख्स के साथ में अपनी रजामंदी का इजहार करता है किसी काम के करने के लिए या किसी काम के ना करने के लिए, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, और उसका मकसद क्या था, उस काम के होने या उस काम के ना होने के लिए अगले बंदे की रजामंदी हासिल करना। ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, तो हम क्या कहेंगे कि वो बंदा क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है। मसलन मैं एक शख्स से कहता हूं कि भाई ये 1 लाख रुपया ले लो, या 1 लाख रुपया मुझे दे दो, मैं अपना घर आपको सेल कर देता हूं 1 लाख रुपए में। अब ये मैं अपने घर को सेल करने के लिए एक पेशकश कर रहा हूं। ये क्या है कि ये मैंने अपनी रजामंदी का इजहार किया है अगले बंदे के सामने कि भाई क्या मैं अपना घर सेल करने जा रहा हूं, क्या आप खरीदेंगे। अब मेरा मकसद क्या है, अगले बंदे की रजामंदी हासिल करना कि क्या अगला बंदा मेरी बात मानने के लिए तैयार है, तो ये मैं उसको प्रपोजल दे रहा हूं। प्रपोजल मतलब ऑफर दे रहा हूं, ठीक है। या मैं ये कहता हूं कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इस रेट पे मैं तुमसे इतना सामान खरीदूंगा, लेकिन ये सामान किसी और को तुमने नहीं बेचना, जितना भी सामान होगा वो सारा मुझे बेचोगे। अब मैंने क्या किया, उसको ऑफर की है, पेशकश की है कि भाई इतने पैसे मुझसे ले लो, लेकिन ये सामान किसी और बंदे को नहीं बेचना। अब मैंने एक काम ना करने के बारे में अगले बंदे को पेशकश की, और जब अगला बंदा इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा मेरी पेशकश को, मेरी पेशकश के बारे में अपनी रजामंदी का इजहार कर देगा, तो फिर हम लोग उसे प्रॉमिस का नाम दे देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, सी ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर पीस 800,000। अब सी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं कि वो बेचना चाहते हैं अपनी कार, किसको, बी को। अब सी बी को पेशकश कर रहा है कि भाई मैंने अपनी कार बेचनी है 8 लाख रुपए की। बी एक्सेप्ट दी ऑफर, बी ने उसकी जो ऑफर थी वो क्या कर ली, कबूल कर ली। दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस, जैसे ही ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो गई, बिकम्स ए प्रॉमिस, तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस। दिस प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट, तो इस प्रॉमिस को हम लोग क्या नाम देंगे, एग्रीमेंट का। अब देखें बेटा, अब ये एक एग्रीमेंट हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। अब दूसरा जो इसका एलिमेंट था डेफिनेशन का, दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हमने कहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है कि एक एग्रीमेंट हो, और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इन्फोर्सेबिलिटी को देखते हैं। An agreement is enforceable by law if, एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, अगर इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, हाँ अगर उसको कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है तो। इन ऑर्डर टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ द एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज, कि अगर एग्रीमेंट पार्टीज के दरमियान लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा है तो फिर तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है।
लेकिन अगर लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट नहीं हो रही तो फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। 10 लिहाजा द टर्म एग्रीमेंट इज वाइडर देन एक कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट की जो टर्म है वो वाइडर है। किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। हम कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट की कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। के कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एक एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना और उसका इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। कि कॉन्ट्रैक्ट होगा ही तब जब एग्रीमेंट हो। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर कहला सकता है, लेकिन तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकते। क्यों नहीं कहला सकते? क्यों? क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते तो लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी नहीं है। ठीक है। और इन्फोर्सेबल कब होगा एक एग्रीमेंट? जब पार्टीज के दरमियान आपस में लीगल ऑब्लिगेशन, हकूको फराइज वजह हो रहे हैं, जिम्मेदारियां वजूद में आ रही हैं। एक ऐसा मुआहदा जिसके नतीजे में पार्टीज की आपस में जिम्मेदारियां जो है, हकूको फराइज जो है, उनका तायुन हो रहा है। पार्टीज बाउंड हो रही हैं कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर कानूनी तौर पर पार्टीज आपस में पाबंद नहीं हो रही किसी काम के करने के लिए या किसी काम के ना करने के लिए, तो फिर उसे हम लोग इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट देखते हैं। अभी हमने कहा ना कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसका मतलब एग्रीमेंट्स की टाइप्स हैं कि एग्रीमेंट्स दो तरह के एग्रीमेंट्स होंगे। फिर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट तक लेके जाया जा सकता है, और कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट तक लेके नहीं जाया जा सकता, मतलब उनको बाय लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो फिर दो टाइप्स हमारे पास आ गई, सोशल एग्रीमेंट्स और लीगल एग्रीमेंट्स। सोशल एग्रीमेंट्स एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। दोनों, मुझे मेरे एक दोस्त ने शादी पे इनवाइट किया कि यार फला तारीख को मेरी शादी है और आप मेरी शादी पे शिरकत करिएगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं जरूर आपकी शादी पे आऊंगा। उसने मुझे इनविटेशन दिया, मैंने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन मैं उसकी शादी पे नहीं गया या नहीं जा सका, या मैं जाना ही नहीं चाहता था। तो क्या वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है मेरे खिलाफ कि भाई मैंने, माय लॉर्ड, मैंने अपने दोस्त को शादी पे इनवाइट किया था, ये मेरी शादी पे नहीं आया, लिहाजा इसको जेल में भेज दिया जाए, इसको सजा दी जाए, इसको जुर्माना किया जाए? ऐसा पॉसिबल है? हरगिज नहीं। these are some sort of social agreements कि जिनको अगर हम लोग पूरा करने से इनकार कर देते हैं, जिनसे अगर हम लोग मुकर जाते हैं, ब्रीच करते हैं, ब्रीच का मतलब होता है इनकार कर देना या मुकर जाना, तो हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। These are called social agreements। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया था जिसके बदले में, जिससे अगर इनकार करें तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाए, उसे हम लोग नाम देंगे लीगल एग्रीमेंट्स का। लीगल एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन between the parties. In legal agreements, the parties intend to create legal relation. आमतौर पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिजनेस के रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि हम लोगों ने आपस में लीगल
रिलेशन जो है वो क्रिएट करना है कि अगर कोई एक पार्टी भी ब्रीच करती है तो उसको उसकी जो भरपाई है वो करनी पड़ेगी, या उसको फिर सजा दिलवाई जाएगी या उसको फिर जुर्माना करवाया जाएगा, कुछ भी है उसको कानूनी तौर पर हम लोग बाउंड कर सकते हैं अपनी अपने हिस्से का काम करने के लिए। ठीक है जी, ये उसकी एग्जांपल्स वही जो मैंने यहाँ पे कर दी, बता दी हुई थी, ये वही एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाती है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के जायज होने के लिए किन किन लवाजमात का होना जरूरी है, किन चीजों का होना जरूरी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी मौजूदगी में एक कॉन्ट्रैक्ट जायज होगा या एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय लॉ हम इन्फोर्स कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर ये नहीं होती तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को बाय लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सिर्फ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बाय लॉ इन्फोर्स किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो उसे हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। और एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, जब उस कॉन्ट्रैक्ट में ये तमाम लवाजमात पाए जाएं। कौन कौन से? नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशंस, लॉफुल कंसिडरेशन, capacity of parties, free consent, lawful object, writing and registration, certainty of terms, possibility of performance, not expressly declared void। ये कुछ इसेंशियल एलिमेंट है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जरूरी है, कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये तमाम खूबियां पाई जाएंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इनमें से अगर कोई एक भी खूबी, कोई एक भी चीज अगर मिसिंग होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, अब इनको हम लोग वन बाय वन करके जरा डिस्कस करते हैं कि ये वन बाय वन ये चीजें क्या है। नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अभी हमने पढ़ा था एग्रीमेंट की डेफिनेशन में, ऑफर से क्या मुराद है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स के सामने कोई भी बात रख रहा है ताकि उस बंदे की मर्जी ले सके, उसे हम लोग कहते हैं ऑफर। ठीक है, मतलब मैं अपने दोस्त से कहता हूं कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, आप वो गाड़ी खरीद लें 10 लाख रुपए की, तो मैं उसको गाड़ी खरीदने के लिए ऑफर कर रहा हूं या गाड़ी बेचने के लिए ऑफर कर रहा हूं, भाई ये मेरी गाड़ी आप खरीद लें। ठीक है, अब अगला बंदा अगर तो रजामंद है मेरी गाड़ी को खरीदने के लिए 10 लाख में ही, उसने कहा ठीक है भाई तौकीर, हाँ मैं आपकी गाड़ी 10 लाख में खरीदता हूं, तो अब उसने क्या किया, मेरी पेशकश को, मेरे प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई, ये एक एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लीगल एग्रीमेंट है। गाड़ी को बेचना कानून ने मना नहीं किया, ये ट्रांजैक्शन लीगल ट्रांजैक्शन थी, वैलिड है। ये कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी गाड़ी जिसे चाहूं, जब चाहूं, जितने की चाहूं बेच सकता हूं। मैंने अपने दोस्त को ऑफर की, उसने उस ऑफर को एज इट एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो पहली बात यह है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, पहला एलिमेंट, पहला जो इसेंशियल पार्ट था। ठीक है, एन ऑफर इज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर एक स्टार्टिंग पॉइंट है। भाई एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अगर वैलिड है, लीगल है,
तो फिर उसे हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स भी कर सकते हैं, और अगर बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। In order to form an agreement, there must be a lawful offer by one party and a lawful acceptance of that offer by the other party. कि एक शख्स जायज पेशकश करे और दूसरा बंदा उस जायज पेशकश को कबूल करे, तो वो एक एग्रीमेंट होगा और उसे हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, लीगल ऑब्लिगेशंस।